Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दशहरा। आप सभी लोगों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले हैं टॉप 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल भी है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप सभी को बताना है हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। आप सबके आंसर आने चाहिए। अजातशत्रु अ रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी वाज सन ऑफ हुम। ऑप्शंस आने चाहिए अनिरुद्ध, उदयन, बिंबिसार और नागदशक। और यह प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। आप सभी लोग देख रहे हैं 2020 का प्रश्न है और दोबारा भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बार बार आता है। तो आप फटाफट से आंसर करिए आप सभी लोग और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हियर इज बिंबिसार। तो बिंबिसार आपका एकदम सही उत्तर है। हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अजातशत्रु को क्या बोला जाता है दोस्तों? पितृहंता भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने राजगद्दी के लिए, सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात सभी दोस्तों को? स्पष्ट है बात? चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए क्या बताया। यहां पर बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु आपका शासक बनता है मगध का। और वो साम्राज्यवादी था। कौशल का मगध से संघर्ष उसके समय में हुआ और राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का उसके समय आयोजन किया गया था। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट? मतलब पोटेशियम परमैग्नेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन है 4, 1, 2 और 3। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों 23 अगस्त 2021 शिफ्ट 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबको आंसर करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पोटेशियम परमैग्नेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको सबको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि केमिस्ट्री में जब साइंस से टोटल बच्चों एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलरली साइंस से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहता ही रहता है हर एग्जाम में। और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? उन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहता है रासायनिक सूत्रों पर आधारित या अणुओं पर आधारित, परमाणुओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। जैसे रासायनिक सूत्र पूछ लेगा ब्लीचिंग पाउडर का, पोटेशियम परमैग्नेट का पूछ लेगा कि क्लोरीन के एटम कितने होते हैं दोस्तों, ये पूछ लेगा। या ये पूछ लेगा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में आपका जो गंध होती है वो किस तरीके की होती है। तो इस तरीके के केमिकल से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आप सबको क्या करना है, केमिस्ट्री को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आप सभी लोग आंसर क्या है दोस्तों? तो 4। तो यहां पर दोस्तों पोटेशियम परमैग्नेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए। तो 4 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको नोट कर लीजिएगा। आने वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर 4th सेंचुरी बीसी? अर्थात 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है वाराणसी, राजगृह, मथुरा और पाटलिपुत्र। 4 विकल्प हैं। आप सबको आंसर करना है। यहां पर करते रहिए, देखिए आंसर लगातार करना है। आंसर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी कमी आपके आंसर में आनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा अभ्यास करिएगा, जितना ज्यादा आंसर करिएगा, उतना ज्यादा परफेक्शन आपको आएगा और आप अपने लॉजिक को टेस्ट कर पाएंगे कि आपका लॉजिक सही है कि नहीं है। और जितना आप अपने लॉजिक को टेस्ट करेंगे दोस्तों, उतना ही ज्यादा आपके सफल होने की संभावना एग्जाम में बढ़ेगी। क्लियर हो गई बात? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी आपको बताना है। एंड द आंसर हियर इज राजगृह। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मगध की राजधानी दोस्तों राजगृह थी
और उसके बाद दोस्तों पाटलिपुत्र या पटना भी राजधानी होती है। आप सब लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बहुत ही प्रसिद्ध था दोस्तों। और ये वंश भी, महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे दोस्तों। तो 16 महाजनपदों में मगध आपका क्या था दोस्तों, सबसे शक्तिशाली था। मगध आपका सबसे शक्तिशाली था दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसकी ही राजधानी की बात हो रही है दोस्तों। क्लियर हो गई बात? ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का आने वाला क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनिशिएटिव ऑफ जेल टूरिज्म, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है जेल पर्यटन की पहल अपनी तरह की पहली जनवरी 2021 में किस राज्य में शुरू की गई पहल थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो आंसर करेंगे सभी लोग और बताएंगे यहां पर राइट आंसर क्या है। तो सभी दोस्तों के आंसर आने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सबको बताना है इसका राइट आंसर क्या हुआ। जेल पर्यटन की पहल अपनी तरह की पहली पहल है, जनवरी 21 में शुरू की गई है। तो किस राज्य में शुरू की गई है, सभी बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो जेल टूरिज्म इज द कीवर्ड। यहां पर दोस्तों एक कीवर्ड है जेल टूरिज्म, और इसी कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपको आंसर करना है इस प्रश्न का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और करंट अफेयर में अगर आप क्या है, दैनिक गतिविधियों से रूबरू हैं, अपडेट होते रहते हैं, प्रतिदिन अपने आप को अपडेट करते रहते हैं करंट अफेयर से, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और करंट अफेयर की भी बात करूं तो करंट अफेयर के बारे में भी अगर आपको बताएं तो 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं दोस्तों। और इसका रोल बहुत ज्यादा है। अगर 25 में से दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कितना महत्वपूर्ण रोल है। 20% क्वेश्चन आपके तो सीधे सीधे करंट अफेयर से हो गए। तो सिलेक्शन कराने में भी महत्वपूर्ण रोल रखता है दोस्तों करंट अफेयर, और सिलेक्शन से दूर करने में भी या दूर रखने में भी करंट अफेयर का ही रोल सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पर क्या है दोस्तों, आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र है। और सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर करके बता दिया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, सबको स्पष्ट है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द पुराण्स, लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ विच हैड संक इनटू वाटर। आपको बताना है दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए रूप बनाया था। तो कौन सा रूप बनाया था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है एन एलिफेंट, एक हाथी, अ बोर, अ बराह, ए टाइगर और ए लायन। और ये प्रश्न दोस्तों एसएससी सीजीएल ने पूछा है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक वाराह या एक बोर आपका राइट आंसर है। समझ में आ रही बात दोस्तों, सबको क्लियर हो रहा है? बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आंसर आप सबकी तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो वाराह का रूप लिया था, आप सबको पता होगा, पौराणिक कथा है, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये आंसर सबको पता होगा। और देखिए टीवी सीरियल वगैरह भी बहुत बन चुके हैं इस पर, और उनमें भी दोस्तों लगातार दिखाया गया है। तो कभी कभी देखिए टीवी देखना या सीरियल देखना या मूवीज भी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं, वो भी एग्जाम का क्वेश्चन हो जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। तो वाराह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एथिकल रिलीजन? आप सबको बताना है दोस्तों, एथिकल रिलीजन बुक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है बिपिन चंद्रा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और विनोबा भावे। और यहां पर दोस्तों देखिए क्या है, एसएससी सीजीएल 2021 का ये भी क्वेश्चन है। और देखिए मैं आपको एकदम क्लियर कट बात देता हूं, स्टैटिक जीके में दोस्तों, स्टैटिक जीके को अगर आपको तैयार करना है तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट आपके आर्ट फॉर्म्स हो गए, जैसे मधुबनी हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो गए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट डेज या थीम्स हो गए। इसके बाद दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट बुक्स एंड
ऑथर्स हो गए। और ये दोस्तों अगर आपने तैयार कर लिया तो स्टैटिक जीके का दोस्तों एक भी प्रश्न आपका रुकेगा नहीं, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब जब एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपकी सिलेक्शन की संभावना और पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। और मैं बार बार आपसे बोलता हूं एक बात कि 25 क्वेश्चन अगर सही करना है तो ये 25 मोती है दोस्तों, और 25 मोती को आपको क्या करना है, एक एक मोती को पिरोना पड़ेगा, और एक एक मोती को आप पिरोएंगे तभी माला बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 25 मोती पिरोएंगे तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। और जीएस के 25 क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि आप एग्जाम में औरों से बहुत आगे हो जाते हैं। ठीक है, और 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में दैट टू कितना टाइम लग रहा है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट। क्योंकि जीएस में क्या है दोस्तों, आता है तो आता है, नहीं तो आप वहां पे कुछ कर नहीं सकते, हेड टेल करने का कोई स्कोप नहीं होता वहां पे। ठीक है, आप अगर पढ़ाई की है, आपने तैयारी की है, अच्छी तैयारी है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो वहां पे आंसर कर पाएंगे, नहीं है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये विशेषता है दोस्तों हमारे जीएस की। और यहां पर दोस्तों आपका महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक आपके महात्मा गांधी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे संविधान के निर्माण में, हमारे देश की आजादी में अगर किसी ने गाइडिंग रोल निभाया दोस्तों, या नेतृत्व किया, लीडरशिप को दिया, तो वो कोई और नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। और आप सबको पता है दोस्तों, सत्य और अहिंसा इनके दो प्रमुख हथियार थे, जिस हथियार की बदौलत इन्होंने क्या किया, देश को आजादी दिलाई। क्लियर? चलिए दोस्तों बढ़ जाते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, आप सबको बताना है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, जस्टिस रानाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, बार बार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी लगातार आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या दोस्तों कि जीएस में कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मॉडर्न इंडिया की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना ले लीजिए, 1857 का विद्रोह ले लीजिए, बंगाल का विभाजन ले लीजिए, सूरत स्प्लिट ले लीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना ले लीजिए, लखनऊ समझौता ले लीजिए, ठीक है, होम रूल लीग ले लीजिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ले लीजिए, ब्रह्म समाज ले लीजिए, आर्य समाज ले लीजिए। ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं दोस्तों जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन पे कमांड रखते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका प्रश्न गलत तो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कराने का उद्देश्य आपको यह है कि आपको ये भी जानकारी देना कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन है मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे एनी बेसेंट आंसर होगा। देखिए एनी बेसेंट इसलिए आप लोग सोच रहे हैं क्योंकि आपकी सोच गलत नहीं है। देखिए जो व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति उस आंदोलन को या सोसाइटी को ज्यादा प्रसिद्धि दिलाता है उसे ही क्या होना चाहिए, हम मानते हैं कि संस्थापक होगा। लेकिन वास्तविक संस्थापक एनी बेसेंट नहीं थी। एनी बेसेंट बाद में जाके जुड़ती हैं कहां पर, जब इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की मद्रास के अड्यार में शाखा खुलती है, तब जाके ये एनी बेसेंट जुड़ती हैं, तब एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनती हैं। और इन्हीं की वजह से दोस्तों थियोसॉफिस्ट या थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल आंदोलन जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाता है। यह बात ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में, हमारे देश में जो मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें विदेशियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एनी बेसेंट ने दो महत्वपूर्ण सोसाइटी या आंदोलन से जुड़ी हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, एक आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी और दूसरा दोस्तों यहाँ पर क्या है, होम रूल लीग। होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और होम रूल लीग से आपके बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े थे और दोनों की अलग अलग अपनी होम रूल लीग थी। ठीक है, याद रखिएगा। और होम रूल का मतलब क्या है, हमें आप क्या दीजिए, ब्रिटिश संप्रभुता के अंदर शासन करने का, स्वशासन का अधिकार चाहिए, यही मतलब था होम रूल का। क्लियर? बढ़ते हैं आगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप सबको बताना है द बैटल ऑफ खनवा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड होम। आपको बताना है खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है हेमू, टोडरमल, राणा सांगा और शेरशाह सूरी। तो ये भी प्रश्न आपका एग्जाम का आया हुआ है और आया हुआ है तो रिपीट होगा ही होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि एसएससी का नियम है बेटा कि वो क्या करता है, 60 से 70% क्वेश्चन वो क्या करता है, रिपीट ही करता है।
ठीक है, और जिसने अगर प्रीवियस ईयर पे कमांड कर लिया तो निश्चित रूप से एग्जाम में सफलता की संभावना उसकी बढ़ जाती है। और प्रीवियस ईयर का तो ये रूल है दोस्तों कि जो प्रश्न जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चा सही करता है वो सिलेक्शन के उतना करीब जाता है, और जो जितना गलत करता है वो सिलेक्शन से उतना ही दूर जाता है। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बैटल ऑफ खनवा किसके बीच में लड़ा गया था आपको बताना है, एंड द आंसर हियर इज राणा सांगा। ठीक है दोस्तों, तो राणा सांगा इज द राइट आंसर, और बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बाबर के प्रमुख युद्धों के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं एक छोटी सी ट्रिक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, और 29 में घर गया। तो ये ट्रिक है दोस्तों, बाबर के प्रमुख युद्धों को याद करने की ट्रिक है। तो 26 में पानी पिया मतलब क्या, पानी से मतलब क्या दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, चल दिया मतलब 28 में आपका क्या है, चंदेरी का युद्ध। 27 में खाना खाया मतलब 27 में दोस्तों खानवा का युद्ध, और 29 में घर गया मतलब 29 में घाघरा का युद्ध। ये सारे युद्ध दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया है कि आप लोगों को बाबर के प्रमुख युद्धों को ऐसे याद रखना है। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रिक को अंडरलाइन भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग क्या कर सकें, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर सकें। इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, और इससे आप बाबर के प्रमुख युद्धों को याद कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चल जाते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? आप सबको बताना दोस्तों। आपके ऑप्शन है दामोदर चापेकर, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। और आप सबके आंसर यहाँ पर आने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का। आप सबको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो अभिनव भारत दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? नन अदर देन वीडी सावरकर। आप सबको पता होना चाहिए। और वीडी सावरकर, ये इनसे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। वो कौन सा है? वो है इन्होंने 1857 के विद्रोह को, इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, और बार बार आपका ये एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी है, इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857। उसमें इन्होंने जो 1857 का विद्रोह था उसको पहला स्वाधीनता संग्राम बोला। वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रमुख आपके क्या थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में वीडी सावरकर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों आप सभी लोग। और अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम की नियुक्ति करता है? हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द स्पीकर प्रोटेम ऑफ द लोकसभा? आपके ऑप्शन है दोस्तों अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त। आंसर सभी लोगों को करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम की नियुक्ति करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सभी लोग बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी, और आपके निश्चित रूप से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जानकारी के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर का मतलब ये देखिए, जो स्पीकर जो है ये आपका परमानेंट स्पीकर नहीं होता। जब नई लोकसभा गठित होकर आती है तो सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या किया जाता है, या वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। अब उसका क्या क्या होता है दोस्तों? नौ निर्वाचित सदस्यों को क्या करना, शपथ दिलाना, और जब ये सब काम पूरा हो जाता है, नए स्पीकर का चयन हो जाता है, तो ये पद जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है,
तो प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध है? आप सभी लोगों को बताना है, बाय विच नेम इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्ण फेमस? महाअष्टमी, महानवमी, जन्माष्टमी और अक्षय तृतीया। चलिए दोस्तों बता दीजिए आंसर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। लगातार आप लोगों को आंसर करते रहना है और लगातार आंसर करते रहना है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को क्या ये सब क्वेश्चन आपके बोनस अंक वाले होते हैं। मतलब ये प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं कि आप जो है सही करिए और अंकों को सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या करते हैं, कंपटीशन को बढ़ाते भी हैं। क्यों? मेरिट को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग सही करेगा, ठीक है। तो भगवान कृष्ण का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए, तो जन्माष्टमी इज द राइट आंसर। जन्माष्टमी इज द राइट आंसर। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी इसका मतलब क्या? भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी में हुआ था। अष्टमी की तिथि को, अष्टमी को हुआ था दोस्तों, ये आप सबको पता है और इसीलिए दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी बोलते हैं। क्लियर? याद रखिएगा। और जब इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, ये यकीन मान के आप लोग चले, ठीक। यहां पर हो गया क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? थ्रू विच अमेंडमेंट वाज द 10th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आप सभी के ऑप्शन इस प्रकार हैं दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 43वां संविधान संशोधन। अब देखिए 10th शेड्यूल किससे संबंधित है, तो मैं आपको पहले ये बताता हूं, तब तक आप लोग आंसर करिए। 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची जो है वो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, या दल बदल निरोधक अधिनियम, दल बदल निरोधक अधिनियम, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहां पर दोस्तों क्या है? दल बदल निरोधक अधिनियम और आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। अब ये है क्या दोस्तों? तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि यदि कोई संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल सदस्य बार बार क्या करता है? दल बदल करता है, तो उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। इसे हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। और ये आप सबको पता होगा, आंसर आप सबके आ चुके होंगे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा क्या किया गया? इसे जोड़ा गया, याद रखिएगा, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा क्या किया गया? इसे जोड़ा गया। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो जितनी चीजें दोस्तों मैं आपको बोलता हूं, यहाँ पर बता रहा हूं, ये सारी चीजें क्या करिएगा? सेशन में नोटबुक बना के मेंटेन करिएगा, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन में बातें जितनी भी कर रहा हूं यहाँ पर, ये सारा एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी परीक्षाओं में जितनी एग्जाम्स आपके होते हैं पूरे भारत में, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपका आया हुआ है, जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया? आप सबको बताना दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। आंसर सबका आना चाहिए, कोई भी बच्चा सेशन में ऐसा ना हो जिसने आंसर नहीं किया या जो आंसर नहीं कर रहा है। देखिए जब तक आप आंसर नहीं करिएगा बच्चों, आपके पास वो साहस नहीं आएगा, करेज नहीं आएगा कि प्रेशर कंडीशन में, जब एग्जाम में टाइमर चल रहा होगा विपरीत बहुत तेजी से, तो एक्सेसिव बर्डन हमारे दिमाग पे पड़ता है, एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर में जो हैंडल बहुत अच्छे से कर पाता है, जो प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है, वही विजेता या विनर होता है और वही सक्सीड होता है। आपने देखा होगा बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल में भी बहुत कम अंक पाते हैं, इंटर में भी बहुत कम अंक पाते हैं, ग्रेजुएशन में भी बहुत कम अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन कंपटीशन जब वो देते हैं तो पहले ही अटेम्प्ट में सफल हो जाते हैं या टॉप कर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन जो है दोस्तों केवल नॉलेज का टेस्टिंग नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। कंपटीशन केवल नॉलेज का टेस्टिंग नहीं है, कंपटीशन जो है कितना बेहतर आप परफॉर्म करते हैं प्रेशर कंडीशन में, इस पर निर्भर करता है। तो आपका टेम्परामेंट भी दोस्तों बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है दोस्तों। आज की डेट में मेंटल स्ट्रेंथ जो है इट इज मच मोर एसेंशियल रादर देन द फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ एक टाइम में हुआ करती थी, इतिहास में देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास खूब लड़ाइयां हुई, मध्यकालीन भारत का इतिहास उससे ज्यादा लड़ाइयां हुई, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में लड़ाइयां केवल प्लासी और बक्सर के बाद देखिए तो कोई सिग्निफिकेंट लड़ाई आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों नहीं मिलती देखने को? क्यों? क्योंकि जिसकी भुजा में शक्ति होगी उसी को सत्ता मिलेगी। ये तभी तक था जब राजशाही व्यवस्था चलती थी भारत में, रियासतें थी भारत में। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, अभी हम डेमोक्रेसी हैं, अभी हमारे पास अधिकार हैं, और बेसिकली जो अधिकार हैं
उसमें सबसे बड़ा चीज क्या है? आर्थिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति अगर आपके पास है तो आपके पास राजनीतिक शक्ति भी होगी और आपके पास सारी चीजें होंगी। तो ये किसने सिखाया हमें? ये अंग्रेजों ने सिखाया दोस्तों, और अंग्रेजों ने ये प्रूव भी कर दिया। इतना छोटा सा देश विश्व के सारे देशों पर लगभग राज करता है। कैसे करता है दोस्तों? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक पावर इज मच मोर देन पॉलिटिकल पावर। ठीक है, एंड द आंसर हियर इज 1944। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? आपको बताना है। गिद्दा, होजागिरी, दलखाई और रऊफ। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में आया। मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैंने बता दिया आर्ट फॉर्म से, डांस फॉर्म से, बुक्स एंड ऑथर से, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से ये प्रश्न आना ही आना है दोस्तों। तो ये क्या है? ये सब एसएससी का क्या, ये क्वेश्चन पेपर का टॉपिक वो पहले बता देता है, ये टॉपिक है, आप तैयार कर लीजिए, और उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो कितना मुश्किल भी पेपर नहीं होता दोस्तों। बस क्या होना चाहिए? इच्छा शक्ति होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने की। तो आंसर हियर इज, आप सबको पता है, आंसर आपका दलखाई है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नहीं पता है तो क्या करिए, मैं बार बार आपको बोलता हूं, एक मोटी सी रजिस्टर बना लीजिए। यहाँ पे प्रश्न को नोट करिए, यहाँ पे सही विकल्प को नोट करिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 100 200 500 1000 फैक्ट जब आपके पास हो जाएंगे, इसका मतलब क्या दोस्तों? आपने 5000 फैक्ट पढ़े होंगे। 5000 फैक्ट पढ़े तभी तो 1000 फैक्ट आपके पास है। जब आप 5000 फैक्ट पढ़ ले रहे हैं बच्चों, और 1000 फैक्ट आपको नहीं आते थे वो आप नोट कर ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 5000 प्रश्न अगर आपने लगा लिए हैं, तो किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो 25 में से दोस्तों 23-24 क्वेश्चन तो कहीं गया नहीं है। आप निश्चित रूप से सही करिएगा। और इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नों के माध्यम से कंसेप्ट को गेन करते हैं। एंड दिस इज द राइट अप्रोच टू प्रिपेयर जनरल स्टडीज फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द यूपीएससी। यूपीएससी को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी एग्जाम आपके इससे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपको सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इंफाल की लड़ाई हुई? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1944। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सी प्लेन सेवा जिसे नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, केवड़िया और किसके मध्य संचालित होती है? आप सबको बताना है। इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस दैट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2020 ऑपरेट्स बिटवीन केवड़िया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शन है सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और अहमदाबाद। तो 4 विकल्प हैं। सभी लोग देखिए आंसर लगातार करते रहिए। आंसर जो भी बच्चे लोग सेशन को देख रहे हैं, और ये मान के चलिए कि आपके लिए इस पूरे पेपर की एक टेस्टिंग है। मैंने डेली आपको एक पेपर कराया है, डेली एक पेपर कराया है। तो आपको क्या करना है? ईमानदारी से उस पेपर को सॉल्व करना है, आंसर करना है, और कितना आपका स्कोर आ रहा है उसके लिए एक डायरी मेंटेन कर लीजिए और उसको अपने स्टडी टेबल पर रखिए। तो डे टू डे प्रोग्रेस आपको मॉनिटर होगी और आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए ये मेजरमेंट है। ठीक है, तो अहमदाबाद इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और ऐसे ही प्रश्न करंट अफेयर में आते हैं और आपको ऐसे ही प्रश्नों को तैयार करना है। ठीक है, और करंट अफेयर जब पुराना हो जाता है तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है। आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पूछते हैं ना जनरली जीके जीएस में अंतर क्या होता है दोस्तों? तो जीके जीएस में अंतर कुछ नहीं है। जीएस क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन है दोस्तों, उसमें आपका जीके भी आता है, करंट अफेयर भी आता है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस भी आता है। तो अगर आपने जीएस तैयार की है तो जीके आपका बाय डिफॉल्ट उसमें आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ठीक है, तो साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती और फिनिक्स आश्रम आपके ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सबको बताना है। आंसर हियर इज, 4 विकल्प है, एक ही चूज करना है। जल्दी से बताइए। तो आश्रम तो बहुत महात्मा गांधी ने स्थापित किए थे, आप सबको पता होगा। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आते हैं और 9 जनवरी 1915 की तिथि थी, याद रखिएगा। और 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और उसके साथ ही प्रवासियों के भारत का के विकास में जो योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए विश्व भारती आश्रम जो है इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी, बाकी साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी।
सबसे पहले जब ये आए तो साबरमती आश्रम की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में। और वैसे भी दोस्तों देखिए, लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगर हम कहते हैं, नायक के रूप में किसी को परिभाषित करते हैं, तो अगर एक व्यक्ति जो शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों आपको देखने को मिलता है, तो जिसके काल को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, वो महात्मा गांधी ही थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट फेज दोस्तों, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुजरात में स्थित है? आप सबको बताना है। अलाई दरवाजा, रानी की वाव, हुमायूं का मकबरा और बीबी का मकबरा। और ये क्या है दोस्तों, चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने अपने क्षेत्र में चारों ही पूछे गए हैं। ठीक है, लगातार एग्जाम्स में आए हैं दोस्तों। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप सबको करना है, बताना है, रानी की वाव इज द राइट आंसर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अलाई दरवाजा जो है किसने बनवाया दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। और ये क्या है दोस्तों, ये कुतुब मीनार का एंट्रेंस है, ये कुतुब मीनार का एंट्रेंस दोस्तों। बीबी का मकबरा किसके काल में बना दोस्तों, तो औरंगजेब। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा दोस्तों आप सबको पता है, ये मुगल काल की बात हो रही है। और वैसे भी मुगल बादशाहों के मकबरे जो हैं बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। किस स्थान पर किस शासक का मकबरा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1610 की शुरुआत में, 1610 की शुरुआत में किसने अपने नए आविष्कृत टेलीस्कोप से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 चंद्रमा हैं? आपको बताना है दोस्तों, 1610 की शुरुआत में किसने अपने नए आविष्कृत टेलीस्कोप से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 चंद्रमा हैं? बताइए दोस्तों। साइमन मारियस, टाइको ब्राहे, गैलीलियो गैलीली और जोहान्स कैपेलर। अब यहां पर दोस्तों देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रमा मतलब क्या है दोस्तों, मून्स का मतलब क्या है। देखिए, मून्स हम इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी उपग्रहों की, यहाँ पे बात हो रही है आपकी सैटेलाइट्स की। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्योंकि क्या है, हम अर्थ पर रहते हैं और अर्थ का सैटेलाइट क्या है दोस्तों, तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट आपका मून है। ठीक है, इसीलिए जनरली हम क्या करते हैं, और ग्रहों के भी जब सैटेलाइट्स की बात आती है या उपग्रहों की बात आती है, तो हम मून शब्द का उपयोग कर लेते हैं। तो मून शब्द का उपयोग क्यों कर लेते हैं, टेक्निकली इट इज इनकरेक्ट, लेकिन करते हैं तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, प्रश्न में भी आएगा तो क्या समझना है, सैटेलाइट मतलब है इसका। ठीक, तो आंसर सबको पता होना चाहिए, इट इज गैलीलियो गैलीली। समझ में आ गई बात सबको, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार बताइएगा। अब इस समय दोस्तों आपको क्या है, देखिए उपग्रहों में होड़ चलती है, रेस चल रही है बृहस्पति और शनि के बीच में कि किसके सैटेलाइट सबसे ज्यादा है। तो कभी सैटर्न का ज्यादा हो जाता है, कभी जुपिटर का ज्यादा हो जाता है। तो वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि किसके उपग्रह समय सबसे ज्यादा है। अभी आपको बताना किसके अनुसार है, मई की रिसेंट फाइंडिंग है नासा की, उसके अनुसार आपको आंसर करना है और बताना है कि किसके सैटेलाइट इस समय सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पारंपरिक जल भंडार संरचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर? आपके ऑप्शन है हरियाली, कुंड, जोहद और टंका। चलिए आंसर कर दीजिए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है। ठीक है, और नहीं को ध्यान जरूर देना है। देखिए, यहां इस सेशन का उद्देश्य केवल क्वेश्चन आंसर करना नहीं है बच्चों, ये कतई मत समझ के चलिएगा। ये जो सेशन मैं आपको पढ़ाता हूं, इसका उद्देश्य है कि एग्जाम में आपको प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना ये सीखना है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है, हम फेल कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम एग्जाम में प्रेशर कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये दोस्तों, ये मान के चलिए कि ये जो 8 बजे वाला सेशन है, ये आपका नेट प्रैक्टिस है। क्रिकेट में जो नेट प्रैक्टिस होती है, ये वो सेशन है दोस्तों। ठीक है, या सर्कस और रिंग मास्टर की कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि जब आपको क्या बनना है, वेल ट्रेंड बनना है दोस्तों। नॉलेज तो आप सबके पास है, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, लेकिन जो वेल ट्रेंड होगा वही सर्कस में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। तो सर्कस का मतलब यहाँ पर क्या है, ये रंगमंच से है दोस्तों। रंगमंच आपका क्या है दोस्तों, कॉम्पिटिशन, आपका एग्जाम है एसएससी का। ठीक है, तो परफॉर्म वही बेहतर करेगा 1 घंटे में जिसकी प्रैक्टिस बेहतर होगी, जिसके ट्रेनिंग बेहतर होगी, और वेल ट्रेंड लोगों की आवश्यकता है। तो सर्विस में तो, जॉब में तो आपकी एक ट्रेनिंग होगी ही, लेकिन जॉब में जाने से पहले भी आपकी ट्रेनिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए जिस फॉर्मेट में आपको स्पोर्ट या गेम खेलना है। ठीक है, T20 है तो ताबड़तोड़ क्या करना, अच्छा चौके छक्के मारने, फिर सोचना नहीं है इसमें कि
बॉल कैसी है या मेरिट कैसी है, आउट हो गए तो आउट हो गए, लेकिन खेलना एकदम एग्रेसिव है तभी मैच जीतेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड द आंसर हियर इज हरियाली। हरियाली इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप आंसर करके बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? सबको बताना है दोस्तों, बता दीजिए। दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। आप सबका उत्तर आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है बच्चों। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी दोस्तों के आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम एवरीवन। बच्चों सबको आंसर करना है और आप सबको पता है डू और डाई, डू और डाई ये नारा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इतिहास जो है दोस्तों, ये क्या किया था, ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने, और कह दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सभी अहिंसक आंदोलनों के द्वारा गांधी जी को यह समझ में आ गया कि अब अंग्रेज जो हैं इतने ढीठ हैं कि वो ऐसे देश को छोड़ के जाने वाले नहीं। और जब ट्रिप्स प्रस्ताव को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया गया, तब अब गांधी जी को समझ में आ गया इनके खिलाफ अब आंदोलन कैसा भी हो, हमें किसी भी सूरत में आजादी चाहिए। तो डू और डाई का नारा दिया, कहा कि करो और या तो मर जाओ। मतलब क्या है दोस्तों, या तो हम क्या करेंगे, आजादी की लड़ाई में आजादी को प्राप्त करेंगे, स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे, या तो इस प्रयास में शहीद हो जाएंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं है। और उनका एक आह्वान करना ही था दोस्तों कि पूरे भारत में दोस्तों आंदोलन आपका स्टार्ट हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, और ये नारा था और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कि जिसको क्या किया, अंग्रेजों ने जो फील किया और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही तुरंत ही 24 घंटे के अंदर गांधी जी समेत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब आप समझिए कितना फियर था दोस्तों, कितना कनेक्ट था गांधी जी का पूरे मास के साथ, इंडिया के जनता के साथ, कि एक आह्वान ही उनका क्या था, एक आह्वान ही पर्याप्त होता था। उनका हर आंदोलन जन आंदोलन इसलिए कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1579 में मजहरनामा जारी किया? आपको बताना है, हुमायूं, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। आंसर करेंगे सभी लोग और बताएंगे राइट आंसर क्या है। सबका आंसर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आंसर कर रहे हैं दोस्तों। तो हुमायूं, शाहजहां, अकबर और जहांगीर, तो बिल्कुल सही दोस्तों। अकबर, आप सभी लोग सही सोच रहे हैं, अकबर इज द राइट आंसर। भारत के दो महान शासक कहे जाते हैं दोस्तों, उसमें से अशोक जो मौर्य वंश का शासक था और अकबर जो मुगल वंश का सबसे महान शासक था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही। और सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, और मुगल वंश में द्वितीय अकबर किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? आपको बताना है, बेल्लारी, चिकबल्लापुर, बीदर और बागलकोट आपके ऑप्शन है। चलिए आंसर करेंगे सभी दोस्त लोग, और कोई भी दोस्त ऐसा ना हो जिसने आंसर नहीं किया है। सबका उत्तर आना चाहिए। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन जो आप सबको फॉलो करनी है। ठीक, बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। तो यहां पर आंसर है आपका बेल्लारी। बेल्लारी में दोस्तों आपका विरूपाक्ष मंदिर है, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है। और साउथ में टेम्पल्स आपको बहुत देखने को मिलते हैं। उड़ीसा से ही शुरू हो जाते हैं और साउथ में आते आते दोस्तों बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण होता है। और इनमें से प्रमुखता दोस्तों हर वंश में लगभग निर्माण हुआ। विजयनगर साम्राज्य के टाइम में, और संगम वंश में बहुत ज्यादा निर्माण हुआ, चोल वंश में बहुत ज्यादा निर्माण हुआ। तो आपको लगातार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? आपको बताना दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। आंसर सभी को बताना है। राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? आप सभी दोस्त लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? ठीक है, तो आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, गोंडवाना लैंड मतलब क्या? जो अर्थ का क्या इक्वेटर के नीचे का हिस्सा जो है। देखिए मैं बता रहा हूं आप सभी लोगों को, यहाँ पे ये अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ये इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम इक्वेटर कहते हैं। उसके जो नीचे वाला हिस्से में आपको जितने भी कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? ये सभी इस समय जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
और नीचे वाले में कौन सा नहीं, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, दक्षिण अमेरिका है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। क्लियर है? थोड़ा सा टेक्निकली अगर सोचेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है, गोंडवाना लेक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और आप सभी दोस्तों का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आपको देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, चलिए, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? हु वर द पैट्रॉन्स ऑफ संगम लिटरेचर? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे आपको बताना है। नायक, पांड्य, चंदेल और सोलंकी। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है दोस्तों, याद रखिएगा। अब संगम वंश कौन सा वंश है दोस्तों? संगम वंश कौन सा वंश है, या संगम साहित्य कौन सा साहित्य है जो संगम वंश के दौरान लिखा गया दोस्तों? और एक ही राजवंश के टाइम में इनको सबसे ज्यादा संरक्षण दिया गया था। और संगम साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर सभी लोगों को करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पांड्य वंश के टाइम में, याद कर लीजिए दोस्तों, आपका पांड्य वंश के टाइम में संगम साहित्य की क्या होती है दोस्तों, रचना होती है। संगम साहित्य में आपका तोलकाप्पियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और ऐसे बहुत सारे साहित्य रचे गए जो क्या करते हैं, जो बताते हैं कि हाँ, संगम साहित्य या दक्षिण भारत का साहित्य जो था वो कितना उन्नत अवस्था में था और कितना महत्वपूर्ण जो है साहित्य वहां पर रचित किया गया इस काल में। ठीक है, संगम युग में। अब दोस्तों, संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब होता है कवियों की संगोष्ठी या कवियों की गोष्ठी से मतलब है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? सभी लोग नोट याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, महात्मा फुले और एमजी रानाडे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और ये भी बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और डेली जुड़िए शाम को 8 बजे ये क्लास में, जो आपके लिए क्या है, लाइफ चेंजिंग क्लास है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.